Hello friends, welcome back to lecture series on Object-Oriented Programming and Data Structure, GCA SAM 3 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस टॉपिक में, मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट इससे पहले, इस सीरीज से पहले मैंने सिंपल इनहेरिटेंस और सिंपल इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दो एग्जाम्पल कोट करके पोस्ट किए थे। होप सो आपने वो दोनों वीडियोस जो सिंपल इनहेरिटेंस दैट इज आल्सो नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस रिलेटेड है, आपने देखी है। इफ नो देन प्लीज रिवाइज, वापस जाओ, एक बार देखो, इनहेरिटेंस क्या है वो समझो, सिंपल इनहेरिटेंस क्या है, उसकी एम्बिग्विटी क्या है, उसमें कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन क्या है वो समझो, प्रॉब्लम समझो, उसके बाद यहां आओ तो आपके लिए ये सेशन बहुत ईजी हो जाएगा। हम आज बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस पे। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीलेवल, हायरार्चिकल, हाइब्रिड, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस पे। मल्टीपल इनहेरिटेंस मींस एक से ज्यादा बेस क्लासेस के डेटा किसी एक डिराइव्ड क्लास के थ्रू एक्सेस किए जाएं या इनहेरिट किए जाएं, राइट? चलो एक कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए एक डेफिनेशन है, is a type of inheritance in which derived class inherits features from more than one base class। एक से ज्यादा बेस क्लास के फीचर्स दैट इज डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना या इनहेरिट करना, इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक स्टैंडर्ड बुक है बालागुरुस्वामी, जिसके ऑथर ई बालागुरुस्वामी लिखते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस is the process of deriving a new class from two or more base classes। दो या उनसे ज्यादा बेस क्लासेस से एक नई चाइल्ड क्लास को डिराइव करना, that is known as multiple inheritance। It allows derived class to inherit the properties of several base classes। several base classes की प्रॉपर्टीज को derived क्लास को एक्सेस करने की परमिशन या एक्सेस करने के मेथड्स प्रोवाइड करता है। जार्ने स्टार्टअप अपनी बुक में लिखते हैं, C++ supports multiple inheritance, meaning that the derived class can have more than one direct base class। एक derived class के पास एक से ज्यादा direct base class हो सकते हैं। mean to say that एक child के more than one parent हो सकते हैं, right? क्या कह रहे हैं? एक child के एक से ज्यादा parents हो सकते हैं। mom and dad two parents, mom dad two parents of one child, इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए, राइट? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का पर्पस क्या है? जब कभी किसी डिराइव क्लास को एक से ज्यादा क्लास की प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हो, तब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें ये डायग्राम याद रह जाए, बेस 1 बेस 2, ये मेरे दोनों बेस क्लासेस हैं। इन दोनों बेस क्लासेस को मैंने डिराइव क्लास में एक्सेस किया या इनहेरिट किया, तो मैं बोल सकता हूं मल्टीपल इनहेरिटेंस वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इसी डायग्राम को ध्यान में रखो, तो पहला क्लास आपने क्रिएट किया, क्लास बेस 1, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड सेमीकोलन, दैट इज बेस 1 नाम की क्लास बनाई और उसके अंदर जो भी मेंबर्स डिफाइन करना है। बेस 2 में भी सेम, एंड देन डिराइव क्लास के अंदर कॉलन पब्लिक बेस 1 दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर बेस क्लास, कॉमा एक्सेस स्पेसिफायर बेस क्लास 2। सिंटैक्स और डायग्राम दोनों रिलेटेड हैं। आप इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए एग्जांपल्स बना सकते हो। अब इसकी कुछ की पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ रहे हो। यूज्ड व्हेन द डिराइव क्लास नीड्स प्रॉपर्टीज ऑफ मोर देन वन बेस क्लास। ये तब इस्तेमाल की जा सकती है जब डिराइव क्लास को एक से ज्यादा बेस क्लास के डेटा या प्रॉपर्टीज एक्सेस करने हो। ये प्रमोट करता है रियूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी को। कैन लीड टू एम्बिग्विटी। अब एम्बिग्विटी क्या हो सकती है? जस्ट सोच के देखो कि इस बेस 1 में भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन हो और बेस 2 में भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन हो, तो जब आप डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और वहां डिस्प्ले कॉल करोगे, तो डिस्प्ले मेथड दो क्लास से इनहेरिट हुआ है, राइट? क्लास 1 से भी और क्लास 2 से भी। तो कौन सा वाला डिस्प्ले कॉल होना है, ये एम्बिग्विटी अराइज होती है, राइट? तो जब हम सिंटैक्स समझ रहे थे, डेफिनेशन समझ रहे थे, तो उसके साथ साथ हमने एम्बिग्विटी भी आइडेंटिफाई कर ली।
क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करते हैं? तो सिंपली रियूजेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ जाता है, मल्टीपल सोर्सेस से आप कोड को रीयूज कर पाते हो, राइट? देन इंक्रीज कोड रियूजेबिलिटी। थर्ड, अलाउज द क्लास टू कंबाइन फीचर्स ऑफ मल्टीपल क्लासेस। किसी एक क्लास में एक से ज्यादा क्लासेस के फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। प्रमोट्स मॉड्यूलर डिजाइन, आप बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके काम कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी टू कंबाइन फीचर्स ऑफ मल्टीपल बेस क्लासेस, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट है थर्ड वाले से। एंड सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम रिक्वायरिंग शेयर्ड बिहेवियर, जहां पे शेयर्ड बिहेवियर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। लिमिटेशन मे कॉज एम्बिग्विटी, हमने अभी समझा कि अगर क्लास बेस 1 बेस 2 दोनों में सेम नाम का फंक्शन हो तो एम्बिग्विटी अराइज हो सकती है। इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटी इन डिबगिंग एंड मेंटेनेंस, जब भी मुझे डिबगिंग और मेंटेनेंस काम करना हो तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है या थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। अगर कंस्ट्रक्टर है किसी मल्टीपल इनहेरिटेंस के लॉजिक में, यानी मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में कंस्ट्रक्टर को इंट्रोड्यूस करता हूं, तो इसके लिए इसलिए मैंने कहा था कि सिंपल इनहेरिटेंस वाला एग्जांपल देख लेना, वहां पे मैंने प्रॉपर वे में आपको सीक्वेंस समझाया है कि कौन कब एग्जीक्यूट होगा, राइट? हम अभी वापस से रिवाइज करेंगे बट हैंड्स ऑन में करेंगे, तो अभी के लिए हम डेफिनेशन समझते हैं। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन अ डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, यानी जो हमारा डिराइव क्लास है वो एक से ज्यादा बेस क्लास से इनहेरिटेड है, तो क्लास ऑटोमेटिक इन्वोक होगा। कंस्ट्रक्टर जो बेस क्लास के हैं वो ऑटोमेटिक इन्वोक होंगे इन द ऑर्डर विच दे आर इनहेरिटेड इन द डिराइव क्लास, उसी ऑर्डर में कॉल होंगे जिस ऑर्डर में आपने उनको इनहेरिट किया हुआ है। यानी जो ऑब्जेक्ट क्लास, जो हमारा डिराइव क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट जब इन्वोक होगा, इनिशियलाइज होगा, तो वो अपने डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने ऑर्डर वाइज, जिस ऑर्डर में आपने बेस क्लासेस को इनहेरिट किया है उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करेगा। इसके पैरेलल बिहेवियर डिस्ट्रक्टर का होगा। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव क्लास इज डिस्ट्रॉयड, तो वो अपने डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है, बट इन रिवर्स ऑर्डर टू द कंस्ट्रक्टर, राइट? एम्बिग्विटी हम सबको क्लियर है, जब कभी दो बेस क्लास में सेम नेम के फंक्शन अराइज होंगे तो हम कहेंगे एम्बिग्विटी अराइज हो रही है, राइट? When a derived class is inherited from two or more base classes having function with the same name, दोनों ही बेस क्लास में सेम नाम का फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हमने डिस्प्ले लिया था, एंड द डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट ट्राइज टू कॉल दैट फंक्शन, और डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर रहा है, द कंपाइलर कैन नॉट डिसाइड विच फंक्शन टू इन्वॉक। अब कंपाइलर कंफ्यूज है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है किसको कॉल करे। इस सिचुएशन को कहा जाता है एम्बिग्विटी। जस्ट आप एज्यूम कर लो आपके क्लास में दो पर्सन का सेम नेम है, तो अगर आपको बुलाना है तो आप कैसे बुलाओगे? बट ऑब्वियस है ना, यू विल यूज सरनेम और सम अदर निक नेम्स जिनकी मदद से आप उनको बुलाते हो ताकि कंफ्यूजन अराइज ना हो। तो सेम वे यहाँ पे हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं इस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने के लिए, राइट? चलो थ्योरेटिकली जो डिस्कस किया उस पर कुछ हैंड्स ऑन ट्राई करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। So I'll start Turbo C++, एक न्यू फाइल ले लेते हैं, हेडिंग में रख लेते हैं एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। Header files, that is preprocessor, include iostream.h, preprocessor include Conio. Now class, see I am sticking to the diagram जो हमने एग्जाम्पल में लिया था, इसलिए यहां पे नाम देते हैं क्लास का base1। इस base1 के अंदर एक सिंपल सा मेथड डिक्लेयर कर देते हैं पब्लिक लिख के, जिसका नाम रख देते हैं इस
1। नाउ देखो ये कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता बिकॉज हमारे क्लास का नाम कैपिटल बी से स्टार्ट होता है और हमने इस फंक्शन का नाम स्मॉल बी से स्टार्ट किया है। और इसको समझने के लिए जस्ट यहाँ पे एक मेथड रख देते हैं, सी आउट बेस क्लास 1 इन एक्शन और लास्ट में स्लैश n ताकि कर्सर न्यू लाइन पे चला जाए। क्लास के एंड में सेमीकोलन। अगेन आई डिक्लेयर क्लास बेस 2, जैसा सिंटेक्स में था 2 बेस क्लासेस बनाने हैं और यहाँ पे बेस 2 को वापस पब्लिक कर लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं बेस 2 और इसको बोलते हैं सी आउट डबल कोट्स में स्लैश n बेस क्लास 2 इन एक्शन। नाउ इन दोनों ही क्लास के डेटा को मुझे कहाँ एक्सेस करना है, डिराइव्ड क्लास में। मैंने अभी फिलहाल का नाम क्लास का नाम रखा डिराइव्ड और इसका एक ऑब्जेक्ट बना, एक फंक्शन इसमें भी डिक्लेयर कर लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं पब्लिक। जिस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन किया, अब नाम प्रोवाइड कर देते हैं एक फंक्शन का डिराइव्ड। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट समझो तो मैंने हर बार क्लास का नाम सेम तो यूज किया बट मैंने उसे कंस्ट्रक्टर नहीं होने दिया बिकॉज कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का डिफरेंस रख दिया है। अब यहाँ पे लिखते हैं सी आउट डबल कोट्स में स्लैश n डिराइव इन एक्शन स्लैश n। ना अगर आप देखो तो बेसिकली हमने 3 अलग अलग क्लासेस बनाई, बेस 1, बेस 2 और डिराइव, और यहाँ पे एक सेमीकोलन प्रोवाइड कर देते हैं ताकि क्लास क्लोज हो जाए। वॉइड मेन इनसाइड दिस क्लास अब मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं जैसा सिंटेक्स में कहा गया था, डिराइव्ड एक्स टी नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब मैं बोलता हूं डी डॉट डिराइव्ड, ये तो कॉल हो जाएगा। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, राइट। प्रॉब्लम आएगी जैसे ही मैं बेस 1 बेस 2 को एक्सेस करना चाहूंगा बिकॉज वहां पे मैंने ऐसा कोई हिंट या कनेक्टिविटी या इनहेरिटेंस लॉजिक कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है। तो व्हेन आई कंपाइल दिस कोड, सी डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना, डी डॉट डिराइव कॉल हुआ, डिराइव इन एक्शन मैसेज आ गया और गेट ch पे चले गए। लेकिन अगर मैं यहां बोलूं डी डॉट बेस 1, ये मेथड हमने बेस 1 नाम की बनाई हुई है, जब मैं इसे एक्सेस करना चाहूंगा तो ये मुझे एक एरर देगा। क्या एरर देगा? फंक्शन कंटेन मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट्स। हमने वॉइड नहीं लगाया है तो हम वॉइड लगा देते हैं, वैसे भी वो वार्निंग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, रीटेस्ट कर। एक ही एरर है क्या? बेस 1 इज नॉट अ मेंबर ऑफ डिराइव क्लास। ने कहा ओके चलो हम डी डॉट बेस 2 ट्राई करते हैं, लेकिन अभी ये भी एक एरर जनरेट करेगा तो मुझे टोटल 2 एरर देखने को मिलेगी, बेस 1 बेस 2। अब इसका रीजन समझो, आपने इन दोनों ही क्लासेस को अभी तक इनहेरिट नहीं किया है। तो यहां लिखते हैं कॉलन और इसके बाद लिखते हैं पब्लिक। किसको एक्सेस कराना है? बेस 1 को। राइट, चेक करो। अब बेस 1 लिखते ही एरर सॉल्व होनी थी बट बढ़ गई क्योंकि हमने कैपिटल नहीं लिखा है, तो हमने लिखा बेस 1। सी देयर इज नाउ ओनली वन एरर दैट इज रिलेटेड टू बेस 2। तो वो एरर सॉल्व करने के लिए वापस यहां पे कॉमा लगाते हैं। अब ध्यान से देखो, बेस 1 का डेटा प्लस बेस 2 का डेटा, दैट इज बेस 1 क्लास का सारा मेंबर और बेस 2 क्लास के सारे मेंबर्स डिराइव क्लास में इनिशियलाइज हो जाएंगे या इनहेरिट हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रोग्राम में एरर नहीं आनी चाहिए। अब ये बोल रहा है बेस 2 में एरर है। लेट अस चेक आउट व्हाई बेस 2 हैज एरर। वेरी गुड, एरर इसलिए है बिकॉज हमने यहां पे बोला कॉमा, और जब आपने बोला कॉमा तो ये बाय डिफॉल्ट हो गया प्राइवेट। प्राइवेट वेरिएबल्स
सॉरी प्राइवेट मेंबर जैसे ही आएगा यहाँ पे base2 जैसे ही आएगा, यहाँ प्राइवेट कीवर्ड मिलने की वजह से वो प्राइवेट टाइप का हो जाएगा, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो हम इसे चेंज करते हैं पब्लिक। नाउ इफ आई कंपाइल द कोड, सी देयर इज नो एरर, डिराइव्ड इन एक्शन, क्लास 1 इन एक्शन एंड क्लास 2 इन एक्शन। तो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने बेस क्लास 1 और बेस क्लास 2 का एक्सेस किया। नाउ सपोज करो अगर इसमें हम कंस्ट्रक्टर इंट्रोड्यूस करें, तो जैसे ही मैं यहां लिखूंगा बेस 1, वी ऑल नो क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम हो जाए तो वो कंस्ट्रक्टर हो जाता है। सी आउट डबल कोट्स में /n कंस्ट्रक्टर इन एक्शन /n, राइट। अब सिमिलर वे एक कंस्ट्रक्टर हम डिक्लेयर करते हैं बेस 2 में भी, बेस 2 सी आउट डबल कोट्स में /n कंस्ट्रक्टर इन, अच्छा कंफ्यूजन होगी, कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस 2 इन एक्शन। जब तक हम कोड कर रहे हैं तब तक के लिए आउटपुट स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं, राइट। तो एक चेंज हमने यहां पे किया। दूसरा में यहां लिखना पड़ेगा कि बेस 1 का कंस्ट्रक्टर है ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें। कंस्ट्रक्टर बेस 1 इन एक्शन एंड कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस 2 इन एक्शन, कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव क्लास इन एक्शन। नाउ अगर मैं इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कंपाइल करूं तो आपको चीज़ें समझना देखो कितनी आसान हो जाएंगी। एक एरर है, एरर सॉल्व करते हैं, सेमीकोलन मिसिंग है तो राइट सेमीकोलन एट द एंड, वापस ट्राई करते हैं F7 क्लियर स्क्रीन। तो प्रीवियस कोई आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज है तो वो इरेज हो जाएगा, तो हम आउटपुट स्क्रीन सामने रख लेते हैं अब, ताकि हमें प्रॉपरली रिजल्ट पैरेलली देखने को मिल जाए, राइट। कोई वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर नहीं किए हैं इसलिए हम वॉच विंडो यूज नहीं करेंगे, राइट। चेक इट लाइन बाय लाइन। डिराइव डी क्लास, सबसे पहले तो क्लियर स्क्रीन कॉल होते ही देख सकते हो आप आउटपुट क्लियर है। डिराइव डी दैट इज डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वो अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये सिंपल लॉजिक है। डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो क्या आप पहले से पता कर सकते हो कौन से क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? इसका कॉल हुआ बेस 1 का। अच्छा, ये कैसे पता कर सकते हैं कि बेस 1 कॉल होगा या बेस 2 कॉल होगा? तो आप यहां पे ध्यान से देखो, आपने पहले बेस 1 इनहेरिट किया है इसलिए बेस 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अगर आपने यहां बेस 2 लिखा होता तो बेस 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल होता। पहले बेस 1 इनहेरिट है इसलिए हम बेस 1 के पास गए, बाद में बेस 2 है इसलिए हम बाद में बेस 2 के पास आएंगे। चेक करो, सी आउट कंस्ट्रक्टर बेस 1 इन एक्शन। अब यहां से हम गए बेस 2 के पास, बेस 2 इन एक्शन, फिर हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होता है डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास और उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है, राइट। अब उसके बाद बेस 1 बेस 2 जो भी मेथड्स आपने कॉल कराए हैं वो एग्जीक्यूट होगा और गेट ch में आपको आउटपुट होल्ड करके शो करेगा। फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं? चलो एक और क्रॉस चेक करते हैं। अब मैं बेस 1 पहले नहीं बाद में इनहेरिट करता हूं, दैट इज पहले बेस 2 कॉल करा लेते हैं बाद में बेस 1, राइट। थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में इस वाले आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब ध्यान से देखो, बेस 1 इन एक्शन, बेस 2 इन एक्शन, देन डिराइव कंस्ट्रक्टर कॉल, यानी पहले बेस 1 का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, फिर बेस 2 का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, फिर डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। नाउ व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तब लाइन बाय लाइन चलो वापस से, चलो हम वापस से क्लियर स्क्रीन के पास जाएंगे। सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन क्लियर हुआ, डिराइव डी ऑब्जेक्ट बन रहा है, डी नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डिराइव क्लास के लिए।
तो वो डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा, लेकिन ये डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल करेगा बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। कौन से बेस क्लास को? तो वो चेक करने के लिए आपको आना पड़ेगा डिराइव क्लास में किसको कब इनहेरिट किया गया है उस सीक्वेंस पे। सबसे पहले आपने इनहेरिट किया है बेस 2 को, तो आपका बेस 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। तो आप देखो, अब बेस 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सबसे पहले उसने बेस 2 का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कराया, उसके बाद बेस 1 के पास गया और बेस 1 का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कराया, देन डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो हमने सिंपल इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि पहले डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर वो अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराता है, और फिर पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद चाइल्ड क्लास की कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट होने देती है। यही सेम प्रोसेस यहां पे भी एग्जीक्यूट हुई। क्लियर हुआ? कौन सा कंस्ट्रक्टर कब कॉल हो रहा है ये भी क्लियर हो गया आपको, राइट? और आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हो अब, बट ऑब्वियस है ना, इनहेरिटेंस सीक्वेंस तो आप डिसाइड करने वाले हो, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले इनिशियलाइज होना चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हो यहां से। क्लियर विद दिस? अब नाउ सपोज करो कि अगर मैं इसके अंदर डिस्ट्रक्टर ऐड कर दूं। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? तो बेसिकली जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तब हमारा डिस्ट्रक्टर एक्शन में आता है। डिस्ट्रक्टर यानी कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहेगा क्लास के नाम से, या फंक्शन का नाम सेम रहेगा क्लास के नाम से, आगे उसका एक टिल्ड साइन लगा देंगे। तो हम यहां पे बोल देते हैं डिस्ट्रक्टर इन एक्शन ऑफ कौन सी क्लास? डिराइव्ड क्लास की। सिमिलरली बेस 2 में भी एक डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं। और सिमिलर बेस 1 से भी एक डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर करवा लेते हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा हुआ है तो आप पहले से क्लियर हो कि कौन सा डिस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं तो डोंट वरी, इसमें आप क्लियर कर लोगे। विल गो लाइन बाय लाइन कंपाइलिंग, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिबगिंग। तो यहां से हम सबसे पहले क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं, डिराइव डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसे ही डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो कंस्ट्रक्टर्स इन्वोक करेगा। हमें पहले से पता है डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, वो पेरेंट क्लास के इन कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कराएगा, राइट? और उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। अब उसके बाद डी डॉट डिराइव मेथड कॉल कराएंगे। डिराइव मेथड का जो आउटपुट है देखेंगे, बेस 1 का मेथड देखेंगे, गेट सी एच। अब अगर आप गेट सी एच के बाद देखो तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन कैसा है? सबसे पहले डिस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव क्लास एग्जीक्यूट हुआ, फिर डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस 1 एंड डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस 2 एग्जीक्यूट हुआ। क्लियर विद दिस? ये आपके डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने का साइकिल एग्जैक्टली रिवर्स होगा पेरेंट क्लास के, राइट? अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर दोनों ही क्लासेस में एक कॉमन नाम का फंक्शन डाल दिया जाए तो, दैट इज वॉइड डिस्प्ले। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एम्बिग्विटी की। सी आउट बेस क्लास डिस्प्ले स्लैशन एंडल मैनिपुलेटर भी आप यूज कर सकते हो, कोई कंसर्न नहीं है इसमें, राइट? या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। कॉपी कर लेते हैं। सेम फंक्शन हम बेस 2 में भी डिस्ट्रक्टर के बाद डिफाइन कर लेते हैं। ओनली डिस्प्ले में डिफरेंस ये रखते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ये बेस 2 का डिस्प्ले है, और इसके ऊपर वाले को बोल देते हैं ये बेस 1 का डिस्प्ले है। अब हम यहाँ पे डी डॉट डिस्प्ले कॉल कराते हैं। क्या होगा? अब सोचो ज़रा, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो व्हाट वुड बी द आउटपुट? एक एरर है। क्या एरर है?
तो एरर है मेंबर इज एम्बिगुअस, बेस 2 डिस्प्ले एंड बेस 1 डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का मेथड दोनों ही क्लास में है। तो सॉल्यूशन क्या है? वेरी सिंपल, डी डॉट बेस 1 स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले, तो ये बेस 1 को कॉल कर लेगा, सी। और अगर आप यहीं पे डी डॉट बेस 2 स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प्ले कॉल करा लेते हो, तो ये दूसरे क्लास के मेथड को कॉल कर देगा। तो एम्बिग्विटी सॉल्व करने का आसान सा तरीका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। एक सीक्रेट, इसी काम के लिए आप वर्चुअल बेस क्लास कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, ट्राई करना, राइट? बिकॉज हमने ये सारे टॉपिक्स क्लास में कवर कर लिए हैं कॉलेज के लेक्चर्स में, यस। अब इन वीडियोस में हम जस्ट टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो, आइदर इन कमेंट्स और wherever we meet. क्लियर विद दिस? आज इस सेशन में अभी तक हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस डिक्लेयर करना, मल्टीपल इनहेरिटेंस के मेथड्स बनाना, उसकी एम्बिग्विटी, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, राइट? लेट अस चेक आउट कि हमें कितना याद रहा या हमें कितना समझ आया। वी ऑल नो कि हमारे सेशंस में एमसीक्यू के आंसर्स बॉटम ऑफ द स्क्रीन रहते हैं, तो हर बार स्क्रीन को 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करो, अपना आंसर सोचो और उसके बाद अपना आंसर चेक करो। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस? अ डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास, a derived class inherits from more than one base class, a class inherits from itself, a base class inherits from derived class. Second question, in multiple inheritance, which constructor is called first when a derived object is created? कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है जब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है? ट्रिकी क्वेश्चन है फ्रेंड, कॉलिंग पे ध्यान देना, राइट? इन मल्टीपल इनहेरिटेंस विच कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट व्हेन अ डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड? द डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इन द ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस, द लास्ट बेस क्लास कंस्ट्रक्टर ओनली, नन ऑफ द अबव। How are destructors called in multiple inheritance? Destructors multiple inheritance में कैसे कॉल होते हैं? Only the derived class destructor is called. Destructors are called in the reverse order of the constructors. Destructors are called randomly. Base class destructors are not called. Right? Think for the correct answer. What is the ambiguity problem in multiple inheritance? Ambiguity problem क्या है multiple inheritance में? When the compiler cannot find the base class, when two base classes have a member with the same name causing conflict in the derived class, when multiple constructors are called, when the derived class has no member. How can ambiguity in multiple inheritance be resolved in C++? Multiple inheritance में ambiguity कैसे resolve की जा सकती है? By declaring one of the base class, by deleting one of the base classes, by explicitly specifying the class name using the scope resolution operator, by using virtual destructors only, by using a friend function. Think on this, friends. Thanks a lot, friends. Keep learning. आज के सेशन को एंड करने के लिए एक थॉट, dreams don't work unless you do. Thank you, friend. Thanks a lot. Keep learning, keep growing. Thank you.